अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारान से 12-13 घंटे का सफ़र करके अली आबाद पहुँचे, जो कि हुंज़ा का एक पुरसुकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि हुंज़ा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा और वहशत फैली हुई थी। इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में भी काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रिजॉर्ट के बाहर पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए, जो हमें पसंद भी आ गए। सामान वगैरह रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे वगैरह ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा ताकि हम खाना लाने जा सकें। और उसी दौरान मुझे दोबारा ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और तो और मुझे देख भी रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने उसे अपना वहम तसव्वुर किया और हम खाना लेने करीमाबाद चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना वगैरह खाया और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूं कि मेरा सामान जहां रखा गया था वहां नहीं है, बल्कि मेरे सामान की जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान इंतहाई सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है, मैं यही सोच रहा था। अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। अलबत्ता मेरी वाली राहदारी के आखिरी वाले कमरे की बत्तियां जल रही थी और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और अचानक से उसकी बत्ती बंद हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं डरा और वहाँ से तेज़ तेज़ अपने कमरे की तरफ आने लगा। अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सींगों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और उसी असना में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई। ये सब कुछ देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहाँ कोई जूते नहीं थे। मेरे दोस्त ने मुझे तसल्ली और दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में आ जाता हूँ। जब मैंने मुनासिब ये बात नहीं समझी तो उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, शायद मेरा वहम हो। मैं फिर आकर अपने कमरे में लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मेरा सर दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था, लेकिन डर भी इंतहा का लग रहा था। जैसे तैसे करते मैंने ये रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन पूछा कि आखिर माजरा क्या है, जिस पर उस बेल बॉय ने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज मेरा वहम है। हम यहाँ कई साल से हैं, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ कभी नहीं हुआ। वो हमारे कमरा छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि उन महीनों में सयाह बहुत कम जाते हैं। और जब मैंने सामान का पूछा तो उसने बोला कि ये उसी का काम है। तब मैंने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियां जलने बुझने वाला मामला आखिर कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से इंतहाई सलीके और नफासत के साथ रखा हुआ था। मुझे बड़ा गुस्सा आया और फिर हैरानी भी शदीद हुई कि मेरे इतने सख्ती से मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में आखिर आया तो क्यों आया। चूँकि रात हो चुकी थी तो मैंने सोचा सुबह पूछूंगा।
رات پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈرتے ہوئے جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی سناٹا، اور اسی کمرے کی بتیاں آج دوبارہ جل رہی تھیں، جسے دیکھ کر مجھے لگا میری سانس تو بند ہو گئی۔ حلق میرا بالکل خشک ہو چکا تھا، خوف میرے اندر سرایت کر چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دروازہ بند کیا، لیکن ایسا احساس ہوا کہ کوئی اندر آ چکا ہے۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی اور کل پڑھنے شروع کر دیے اور بولا کہ تم جو کوئی بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے، اور میں اسی ڈر سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن پھر گزشتہ رات کی طرح مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے اور میرا سر دبا رہا ہے۔ وہ رات مجھے میری آخری رات لگ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بیل بوائے کو بلایا اور تھوڑا غصہ کر کے پوچھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود آخر تم میرے کمرے میں کیوں آئے؟ بیل بوائے نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بھی کافی بضد تھا۔ تب اس نے بتایا کہ یہاں پر ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو کہ اس کے مطابق کبھی اس زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی کیونکہ وہ ایک بہت نیک روح ہے اور بہت ہی کم لوگوں پر عیاں ہوتی ہے، اور سیاح نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ چونکہ ہنزا کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ روح بھی بہت زیادہ خوش مزاج اور روح پرور تھی، جو اپنے آنے والے سیاحوں کا سر دبا کر خیال رکھتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں اچھی اور بری دونوں طرح کی روحوں کا بسیرا ہے۔ یہ طے بات ہے کہ جب ہم انہیں تنگ نہیں کرتے تو وہ بھی ہمیں تنگ نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی وہ اپنا آپ عیاں کر کے ہمیں خدا کی وحدانیت کا یقین دلاتی ہیں۔ آپ کو یہ مختصر سی کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے کامنٹ میں مجھے یہ بات ضرور بتائیے کہ اگر آپ بھی پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں گئے ہیں جہاں آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے، یا آپ اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کیجیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کہانی ضرور پڑھیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔